Hello everyone, welcome to Bhargava's biology classes. I am Mrs. Pratima Bhargav. Hope you people are enjoying our lectures and for more upcoming lectures do stay tuned with us. लास्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। एक हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस को लेकर जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस को लेकर दिया है। अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की समरी कि पूरा का पूरा प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। आज से हम उस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट जब हमने पढ़ा था लेक्चर में तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखी थी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हमको पता लगा था कि फोटोसिंथेसिस करवाने में रॉ मटेरियल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल रिएक्ट टू फॉर्म, एक्चुअली रिएक्ट नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल दूसरे फेस में होता है, वाटर का रोल दूसरे फेस में होता है, लेकिन हम इक्वेशन में उसको समराइज कर लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड and water come together to form glucose molecule. With the formation of glucose molecule there is evolution of oxygen और water भी एक बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है। तो इस टाइम पर जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर हमारा ध्यान जाना चाहिए था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल्स होते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, जैसे कि एंजाइम्स के बिना रिएक्शंस प्रोसीड नहीं कर सकती हैं। जैसे कि क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो रिक्वायर्ड होता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है लाइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइट की क्या ज़रूरत होती है, लाइट का रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। लाइट का रोल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वहां तक जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि लाइट क्या होती है, लाइट किस फॉर्म में होती है, उस लाइट का कितना फ्रैगमेंट, कितना पोर्शन फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कि लाइट प्लांट्स पर क्या इफेक्ट डालती है। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू एंड एक्साइटिंग टॉपिक लाइट। ये आपके लिए फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कोरिलेट कर पाएंगे। आइए पढ़ते हैं हम लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट जो सन से लाइट आ रही है, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज नोन एज सनलाइट। ये सनलाइट में एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। पूरा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज होती है 300 नैनोमीटर to 2600 nanometer. The sunlight coming from sun ranges from 300 nanometer to 2600 nanometer, जिसमें बहुत सारे टाइप की रेज होती हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज एंड सो ऑन। सो CGX UVIE दैट इज द ट्रिक जिससे हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में एक्चुअली कौन कौन सी रेज होती हैं। इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हमारी आईज जो परसीव कर सकती है उतने फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को हम बोलते हैं क्या? विजिबल लाइट। क्या बोला हमने? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो लाइट है जिसको एक्चुअली हमारी आईज परसीव कर सकती है, विच रेंजेस फ्रॉम 390 to 760 नैनोमीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है 300 to 2600 नैनोमीटर। इसमें से विजिबल लाइट होती है सिर्फ 390 to 760 नैनोमीटर। इतने पार्ट में से भी जितने पार्ट में लाइट के उतने पार्ट में जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, दैट रेंजेस फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्या बोला हमने? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज PAR। PAR उतना रीजन है लाइट का जितने रीजन को प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं, या लाइट के उतने पार्ट को ही प्लांट होल्ड कर सकते हैं। सो PAR रेंजेस फ्रॉम 400 nanometer to 700 nanometer. Now 400 nanometer to 700 nanometer में भी बहुत सारी और लाइट्स होती हैं। कौन कौन सी लाइट होती है, कौन कौन सी रेज होती है? We have violet, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम कॉमनली विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सब का अपना कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है।
इतनी पूरी जो लाइट आ रही है, चाहे आप ये वाली लाइट ले लो या ये वाली लाइट ले लो, कोई भी लाइट ले लो, हमने सुना होगा या पढ़ा होगा कि लाइट के दो फॉर्म्स माने गए हैं। एक फॉर्म माना गया है कि लाइट रे फॉर्म में आती है, दूसरा फॉर्म माना गया है कि लाइट के डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। लाइट जो आ रही है उसके छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जिसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है फोटॉन। कुछ लोग मानते हैं इमेजिनरी है, लेकिन जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो इसी पर ही बेस्ड होते हैं। सो फोटॉन इज द पार्टिकल फॉर्म ऑफ लाइट। इस फोटोन में जितना एनर्जी प्रेजेंट होता है, दैट एनर्जी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं क्वांटम से। द पार्टिकल फॉर्म ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। उसमें जितना एनर्जी कंटेन होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम। तो जितनी भी वेवलेंथ वाली लाइट है सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है, साथ ही साथ सबके पास में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया लाइट। लाइट क्या रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, हम उसकी बात करते हैं। लेट अस से दिस इज अ प्लांट। इस प्लांट में ये एक लीफ का पार्ट है स्पेसिफिक, और इस लीफ में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हमने बोला मीजोफिल सेल्स। कौन से सेल्स बोला हमने? यस, मीजोफिल सेल्स। लाइक मैनी अदर सेल, ये भी प्लांट के परमानेंट सेल्स ही होते हैं। इनमें स्पेशली क्या है, इनमें प्लास्टिड्स, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जैसे ही सनलाइट इस प्लांट के ऊपर या इस लीफ के ऊपर गिरती है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं मीजोफिल सेल्स के अंदर कि वो मैक्सिमम सनलाइट को एक्सेप्ट कर सके। सो वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इस टाइम पर इन क्लोरोप्लास्ट में स्पेशल बंडल्स होते हैं। इन बंडल्स की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, लेटस से क्लोरोफिल। इनके बारे में हम आगे अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लोरोफिल या बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, लाइट अल्टीमेटली इस रीजन तक पहुंचती है, लीफ को क्रॉस करते हुए, मीजोफिल सेल को क्रॉस करते हुए, थाइलाकॉइड्स को और क्लोरोप्लास्ट को क्रॉस करते हुए ये क्लोरोफिल्स तक जाती है। नाउ क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ केमिकल। इसके पास में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये फोटॉन्स, जब ये लाइट के आने वाले पार्टिकल्स इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करते हैं तो इतनी सारी एनर्जी जो फोटॉन से आ रही है वो एनर्जी किसको मिल जाती है? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होकर डिफरेंट स्टेजेस तक जाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी बात अभी के लिए ध्यान में रखनी है कि सनलाइट, सन से आने वाली जो लाइट है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती है। अब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेशन से आगे क्या रिजल्ट होता है हम देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन हुआ है बिकॉज ये सनलाइट जाकर इस लीफ के ऊपर स्ट्राइक हुई है। तो जब ये विजिबल लाइट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर स्ट्राइक करती है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सारी भी लाइट्स आकर उसको अटैक करती है या उसको एक्साइट करती है। अब हम देखते हैं कि क्या इस पूरे के पूरे विबग्योर का उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सिमिलर रिजल्ट होता है। आइए देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये वाली लाइट्स हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम है जो लास्ट में रेड के ऊपर जाकर मैक्सिमम हो जाती है। सो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वायलेट से, और मैक्सिमम कहाँ पर है? रेड पर है। एक कॉमन फंडा है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतनी कम उनके फोटॉन्स के अंदर एनर्जी होती है। जितनी कम वेवलेंथ होती है उतना ज़्यादा उन फोटॉन्स के अंदर एनर्जी लेवल प्रेजेंट होता है। तो अगर वायलेट लाइट, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, अगर वायलेट लाइट स्ट्राइक करती है किसके ऊपर? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी। अगर रेड लाइट स्ट्राइक करती है तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट करेगी। हमने लास्ट पढ़ा था एंगलमैन का जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि
एंगलमैन ने बताया था कि एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर, एरोबिक बैक्टीरिया को उन्होंने यूज़ किया था, साथ ही साथ उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट को यूज़ किया था। तो जब उन्होंने लाइट छोड़ी थी उस प्लांट के ऊपर तो उन्होंने देखा था कि मैक्सिमम बैक्टीरिया रेड एंड ब्लू वाले रीजन में ही आकर एक्यूमुलेट होती हैं। तो एंगलमैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पर दिया था कि लाइट तो इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, लेकिन वो वाली लाइट में से ब्लू लाइट एंड रेड लाइट स्पेसिफिकली ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं। कैसे ऐसा हो जाता है आइए देखते हैं। विबग्योर में से सारी भी लाइट्स का काम उस क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना ही है, लेकिन इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी कंटेंट है। इन सबका काम कॉमन है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। एंगलमैन ने हमको बता दिया है कि मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ब्लू में और रेड में। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट का, आने वाली लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ब्लू एंड रेड लाइट में, और जाहिर सी बात है कि उसी रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी देखा जाता है। और साथ ही साथ ये फैक्ट हमको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस, मिनिमम एब्जॉर्प्शन कौन सी लाइट में होता है, ग्रीन लाइट में। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी ग्रीन लाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ग्रीन लाइट में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है लगभग 0, मैक्सिमम जाता है ब्लू लाइट में एंड रेड लाइट में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि ब्लू रेड में से किसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लू रेड में से किसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके लिए 2 स्पेक्ट्रम स्टडी किए जाते हैं, वो भी एंगलमैन ने ही स्टडी किए थे। उन्होंने 2 ग्राफ प्लॉट किए जिनको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में डायग्राम्स दिए हुए हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसमें उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को यूज किया, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट्स देखे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उन्होंने क्या देखा कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर जब लाइट छोड़ी गई, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट छोड़ी गई, तो कौन सी वाली लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ था। तो देखा गया VIBGYOR, इतनी लाइट में से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो हुआ था वो ब्लू लाइट का हुआ था, बाकी सबका एब्जॉर्प्शन थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। बाकी सारी भी लाइट का एब्जॉर्प्शन थोड़ा थोड़ा कम हुआ था, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन था ब्लू लाइट का। और उसमें से भी रेड लाइट पर भी सिमिलर रिजल्ट्स देखे गए थे। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा गया इन रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। सिमिलरली जब ये चीज़ देखी गई, एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली कोई भी प्रोसेस को, कोई भी फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने कोई पर्टिकुलर फंक्शन देखा इन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। सो VIBGYOR, यहाँ पर देखा गया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी ब्लू लाइट में ज़्यादा हो रहा था एंड रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिला। तो यहाँ पर ये बात तय रही कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी ब्लू रेड लाइट में होता है, मैक्सिमम एक्शन भी ब्लू रेड लाइट में होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं ब्लू लाइट, रेड लाइट, ब्लू रेड लाइट या फिर ग्रीन। तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि ब्लू लाइट में ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, रेड लाइट में एक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ब्लू एंड रेड दोनों साथ में किसी ऑप्शन में है तो ब्लू रेड ही आपको ऑप्शन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही वाली लाइट्स क्यों, और लाइट्स क्यों नहीं? ब्लू और रेड में से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड में ही क्यों माना जाता है, ब्लू में क्यों नहीं माना जाता है? देखिए, हम ब्लू और रेड के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ब्लू लाइट अगर हम लेते हैं तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या है, रेड से उसका वेवलेंथ कम है, लेकिन उसके पास में एनर्जी रेड से ज़्यादा है। सिमिलरली रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी कंटेंट उसका ब्लू लाइट से बहुत ज़्यादा कम है। अब जब ब्लू लाइट एंड रेड लाइट दोनों भी लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पर स्ट्राइक करती हैं, वो टाइम पर चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो, दोनों का एक ही काम होता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्साइट करना। ब्लू लाइट के पास में एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा एनर्जी से भी इतना ही काम कर पाता है कि वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है। रेड लाइट के पास में एनर्जी कम है तो भी वो रेड लाइट उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाता है। तो ज़्यादा एनर्जी से अगर एक्साइट हो या कम एनर्जी से एक्साइट हो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है। लेकिन ब्लू लाइट को अगर
प्रेफर किया जाता है, तो ब्लू लाइट में रेड के कंपैरिजन में एनर्जी का थोड़ा ज़्यादा वेस्टेज होता है। दैट इज़ वाई अगर ब्लू और रेड में भी अगर कंपेयर किया जाए तो रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ब्लू और रेड साथ में मिलकर इंडिविजुअल ब्लू और इंडिविजुअल रेड से भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ब्लू रेड में हमको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। साथ ही साथ इतने पॉइंट में से मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हम एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा इतने पार्ट में से निकलता है। फोटॉन्स क्या है हमने पढ़ा है कि फोटॉन्स एनर्जी का एक बंडल है। फोटॉन्स एनर्जी का एक बंडल है, वो एक में बहुत सारा क्वांटम में एनर्जी रहती है। ये फोटॉन्स का काम है उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्साइट करना। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होने के बाद में सन से आने वाली उस एनर्जी को आगे चलकर कन्वर्ट कर देंगे इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज एटीपी। वो एटीपी को हम यूज करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमने देखा है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रैपिंग से या कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज के फॉर्मेशन के टाइम पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन होता है। सो देयर इज अ दूर के लेवल पर सही, लेकिन कनेक्शन तो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का, एक्साइटेशन का, फोटॉन्स का, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं ना कहीं रिलेशन है। न्यूमेरिकल्स कैसे जाते हैं कि कितने फोटॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ट्रैप हो सके या फिक्स हो सके, जिससे आगे चलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। या फिर वो रिजल्ट्स पर डायरेक्टली लिंक कर देते हैं कि कितने फोटॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एवोल्यूशन होता है। बहुत ज़्यादा इतने क्वेश्चन के ऊपर, इतने फैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। 8 photons are required for the evolution of one molecule of oxygen, or we can say 8 photons are required for the fixation of one molecule of carbon dioxide। हो सकता है कभी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स डिफर कर दे और आपको उसमें फोटोन्स का रिक्वायरमेंट पूछे। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज वाइस वर्सा। ओके, गॉट इट। होप आपको ये पसंद आया होगा। इसके आगे भी हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि लाइट के विबग्योर वाले पार्ट में से ब्लू एंड रेड का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन रहता है, या इस रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अभी हम एक चीज़ और देखते हैं इसके साथ में। एक साइंटिस्ट थे एमर्सन, जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर हम बोल रहे हैं कि ब्लू और रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या जो भी मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइट होती है उसमें ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, तो बाकी की लाइट्स को यूज करने के लिए या बाकी की लाइट को ट्रैप करने के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी चाहिए? प्लांट को सिर्फ रेड लाइट ही यूज करना चाहिए और उसका फोटोसिंथेसिस करना चाहिए। ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक प्लांट के ऊपर सिर्फ रेड लाइट ही छोड़ी गई। ही यूज्ड अ बीम ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक ही कलर वाली वेवलेंथ वाली उन्होंने लाइट छोड़ी। लेट अस से उन्होंने 660 या 600 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को उन्होंने यूज़ किया। तो जब उन्होंने एक ही वेवलेंथ वाली लाइट को यूज़ किया, ये एज्यूम करते हुए कि इस वेवलेंथ वाली लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हम अभी तक एज्यूम करते आ रहे हैं कि रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो उन्होंने एक हायर वेवलेंथ वाली बीम ऑफ लाइट को यूज किया पता लगाने के लिए कि इसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। जब उन्होंने मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट छोड़ी उस प्लांट के ऊपर, तो जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही मिनिमम फोटोसिंथेसिस हुआ, बहुत ही कम फोटोसिंथेसिस हुआ। लेट अस से कि उतने पार्ट में एक्स फोटोसिंथेसिस हुआ, नॉर्मली पी फोटोसिंथेसिस होता था, नॉर्मली इतने अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होता था, बट व्हेन ही यूज्ड अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट, उस टाइम पर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस से बहुत ही कम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस हुआ। अभी उन्होंने सोचा कि जब हम मानते आ रहे थे कि रेड लाइट में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, तो मैंने सिर्फ रेड लाइट ही दी, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंट आगे भी कंटिन्यू किया। इस बार उन्होंने
एक लाइट की जगह पर दो लाइट यूज की, उन्होंने दो बीम्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज की, उन्होंने एक बीम ऑफ लाइट हायर वेवलेंथ की यूज की, एक बीम ऑफ लाइट हायर वाले के कंपैरिजन में थोड़ी लोअर वेवलेंथ यूज की। सो ही यूज्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। जब उन्होंने दो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को उस प्लांट के ऊपर छोड़ा, तब एक्स से जितना फोटोसिंथेसिस होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। उन्होंने एज्यूम किया था कि एक बीम ऑफ लाइट से उनको एक्स फोटोसिंथेसिस मिला है, तो दो बीम ऑफ लाइट छोड़ेंगे तो एक्स प्लस एक्स डबल फोटोसिंथेसिस मिलना चाहिए था, डबल फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट मिलना चाहिए था। लेकिन ही वॉज सरप्राइज्ड टू कंक्लूड दैट जितना फोटोसिंथेसिस एक लाइट में हो रहा था और दोनों डिफरेंट बीम्स ऑफ वेवलेंथ को यूज कर उनके सम का जो रिजल्ट होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट उनको यहाँ पर मिला। ए और बी वेवलेंथ का साथ में जो रिजल्ट होना चाहिए था उससे उनको बहुत ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला। तो यहाँ पर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस कम है, दो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करते हैं तो दोनों के सम से बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। दैट इज द रीजन प्लांट पूरे विबग्योर को यूज करता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब वो इतनी सारी लाइट्स को यूज करेगा तो सारी की सारी लाइट्स का इंडिविजुअल जो रिजल्ट होना चाहिए सबका साथ में अगर आ जाए रिजल्ट तो बहुत ज्यादा इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। सो दैट वाज द इफेक्ट कि उन्होंने यहाँ पर देखा कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस से कम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है अगर मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट यूज की जाती है, तो इस इफेक्ट को बोला जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट। मतलब जितना 7 लाइट्स के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है उससे बहुत कम फोटोसिंथेसिस होगा अगर सिंगल बीम ऑफ लाइट को यूज किया जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। दूसरी तरफ ये कंक्लूजन निकला कि अगर दो डिफरेंट वेवलेंथ्स को यूज करते हैं तो दोनों के सम टोटल से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा एनहांसमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। दिस एनहांसमेंट ऑब्जर्व्ड बाय एमर्सन इज नोन एज एमर्सन्स एनहांसमेंट। दोनों भी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। यू नीड नॉट टू स्किप दीज पॉइंट्स। इनके डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस बने जाते हैं, कभी कभी इनकी वेवलेंथ को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपकी बुक में जहां पर भी दिया हुआ है वहां पर आप अंडरलाइन कीजिए। आगे हम देखते हैं, अगले दो इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि लाइट का इफेक्ट होता है कि वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करते हैं। जब ये लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करती है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करती है, मॉलिक्यूल इज अगेन अ केमिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट का मतलब क्या हम पढ़ चुके हैं कि लाइट के दो फॉर्म्स, रे फॉर्म एंड उसका पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म को हमने बोला प्रोटॉन, फोटॉन। तो जब भी ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन्स को, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, तो इनके अंदर का जो एनर्जी कंटेंट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में अभी अपनी खुद की कुछ तो एनर्जी थी जिसकी वजह से वो इनके शेल्स में अभी स्टेबल थे। जब इनको इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की गई तब ये इनके शेल्स को छोड़कर बाहर आते हैं, तब ये इनके शेल्स को छोड़कर बाहर रहेंगे। कब तक बाहर रहेंगे? जब तक उनके पास में वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। धीरे धीरे ये अपनी उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं और जब उनके पास में उनकी नॉर्मल एनर्जी स्टेट मेंटेन हो जाती है तो वो उनके एनर्जी शेल्स में जाकर स्टेबल हो जाते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे गेट एक्साइटेड, मूव टू सम अदर हायर एनर्जी लेवल सॉरी दे मूव टू सम अदर हायर एनर्जी लेवल और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते हुए वापस उनके एनर्जी शेल में जाकर स्टेबल हो जाते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी ऊपर से मिली है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को मिलने के बाद
वो उनके हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल पर जाने के बाद में वो उस एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट पर आते हैं। दिस re-radiation of absorbed energy is known as photoluminescence. It is of two types. हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो उस एनर्जी को छोड़ते हुए वापस उसके ग्राउंड स्टेट पर आएगा। जब इसको ये एनर्जी मिली, इस आने वाले फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, हायर एनर्जी लेवल पर गया, उसने उसकी एनर्जी री रेडिएट की, वापस उसके ग्राउंड स्टेट पर आया। द इंस्टेंट री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, इंस्टेंट, माइंड माय वर्ड्स, इंस्टेंट। जैसे ही उसको एनर्जी मिली वो एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के तुरंत बाद उसने उसका एनर्जी को रिलीज किया, री रेडिएट किया और वापस उसके ग्राउंड स्टेट पर आ गया। द इंस्टेंट री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज नोन एज फ्लोरेसेंस। इसको हमने क्या बोला? फ्लोरेसेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तब वो उस एनर्जी को छोड़ता है, री रेडिएट करता है, धीरे धीरे री रेडिएट करते हुए वो उसके ग्राउंड स्टेट पर आता है। लेकिन कभी कभी वो एक बार में पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज नहीं करता है, वो थोड़े टाइम के लिए हायर एनर्जी लेवल पर, इससे ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पर स्टे करता है। जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, ये हायर एनर्जी लेवल पर गया, उसने थोड़ी सी एनर्जी रिलीज की और ग्राउंड स्टेट पर आने से पहले वो बीच में एक और मिडिल वाले स्टेज पर आकर रेस्ट करता है। यहाँ से फिर वो अपनी एनर्जी को दूसरे स्टेज पर रिलीज करते हुए उसके ग्राउंड स्टेट पर आता है। तो इस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एनर्जी का री रेडिएशन हुआ, यहाँ पर भी एनर्जी का री रेडिएशन हुआ, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का री रेडिएशन कैसा हुआ था? इंस्टेंट री रेडिएशन हुआ था। जितनी भी एनर्जी उसको मिली उसने तुरंत उसकी एनर्जी री रेडिएट की और वो ग्राउंड स्टेट पर आया। वेराज इस केस में जैसे ही उसको एनर्जी मिली, इट मूव्ड टू अ हायर एनर्जी लेवल। थोड़ी देर के लिए वो ग्राउंड लेवल से थोड़ी ज्यादा एनर्जी लेवल वाले स्टेट पर आकर रेस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? फोटोल्यूमिनेसेंस थोड़ा सा डिले हो गया। द डिलेड री रेडिएशन ऑफ absorbed energy is known as phosphorescence. The immediate re-radiation of absorbed energy is known as fluorescence. This was all about light. लाइट के बारे में हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।